हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। हम लोग इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचती रहे और सब लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अमेरिकी संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। तो सबसे पहले दिखता है हमें उद्देशिका का विचार, यानी कि प्रियम्बल का विचार या प्रस्तावना का विचार। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा का जो विचार है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। यदि हम उद्देशिका के बारे में और डीप में जानने की कोशिश करें तो उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है। कब? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में एक बार संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए 1976 में। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वहीं न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन को अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि यदि किसी कानून में या विधि में खामी है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें जो खामियां हैं या कमियां हैं उन्हें उल्लिखित कर सकती हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार से कह सकती हैं। इसी विचार को, इसी बात को हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी। यानी कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में कार्यपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगे देखते हैं अमेरिकी संविधान से अन्य प्रावधान जो लिए गए भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। उनमें पहला है मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। एक बार संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां 1978 में। संपत्ति का जो अधिकार है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे समाप्त कर दिया जाता है और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, ये आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम मूल अधिकार के बारे में और जानने की कोशिश करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में पढ़ते हैं हम लोग, जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। उपराष्ट्रपति पद का कोई कर्तव्य नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, यदि आप, मैं, कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनता है तो वह बिना कुछ किए धरे राज्यसभा का सभापति बन जाता है और राज्यसभा के सभापति का ही वेतन भत्ता जो कुछ पाता है तो उसी के नाम से पाता है, राज्यसभा के सभापति के नाम से। यदि हम उपराष्ट्रपति के बारे में और जानने की कोशिश करें तो उपराष्ट्रपति का मतलब ये होता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है या उसे बर्खास्त या उसे महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद पर रहता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। उस टाइम राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो कुछ पाता है राष्ट्रपति के नाम से ही पाता है। उन्हीं 6 महीनों के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और उपराष्ट्रपति पुनः अपना कार्य संभाल लेता है और राज्यसभा का सभापति बन जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, वह अमेरिकी संविधान से लिया गया था। महाभियोग भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन में, यानी कि राज्यसभा में या लोकसभा में, कहीं पे भी प्रारंभ हो सकता है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगाया जाता है, तो दोनों सदन में, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, यानी कि
यदि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना है तो यह जो प्रावधान है जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। सबसे पहले दिखता है संसदीय शासन पद्धति, यानी कि संसदीय शासन पद्धति या प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगर संसद की बात करें, संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है, राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या संसद का भाग है या नहीं है, तो है। विधि का शासन, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कानून का जो शासन है, विधि का जो शासन है, वह जो प्रावधान है या व्यवस्था है, वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली में भारतीय संविधान में एक मंत्रिपरिषद होती है और एक मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी। वहीं मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं। परमाधिकार लेख भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और शामिल किया गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंचती रहे और सब लोग इसका लाभ ले सकें। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। तो एकल नागरिकता, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। वहीं हम लोग यूएसए के जब संविधान की बात करते हैं, जब यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान की जब बात करते हैं या तो उसमें हम लोग देखते हैं उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की जाती है। एक सिटीजनशिप जिस राज्य में वह रहता है, यानी कि जिस राज्य का वह निवासी है उसका भी सिटीजन होता है, और सेंटर का तो वह होता ही है। यानी कि यूएसए के संविधान में ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की जाती है, वहीं ब्रिटेन और भारत के संविधान में एकल नागरिकता की बात की जाती है। द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। द्विसदनीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि संसद 2 सदनों से मिलकर बनता है। 2 सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखते हैं विधायी प्रक्रिया, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के अनुसार सब कुछ होना है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत कोई भी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार जो है वह संसद खुद उन चीज़ों का निर्वहन करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत। आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें दिखता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली जो पद्धति है, गुप्त मतदान जो व्यवस्था है, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन होता है, जैसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करता है। कहाँ कहाँ से? तो साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा और विज्ञान, इन सब क्षेत्रों से जो राष्ट्रपति 12 लोगों का नामांकन करता है, वह जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल जो सिस्टम है भारतीय संविधान में, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कि इसमें फेडरल सिस्टम ये होता है कि केंद्र राज्यों से क्या होती है, काफ़ी शक्तिशाली होती है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि केंद्र द्वारा राज्य का जो प्रमुख होता है राज्यपाल, जिसके अनुसार राज्य का शासन पद्धति चलता है, उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जिसे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 143 के बारे में। अनुच्छेद 143 अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है किसी विधिक क्षेत्र के लिए या किसी भी मतलब मुद्दे के लिए, जैसे जहाँ उचित समझता है वह सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, उससे क्या करता है, वह परामर्श मांगता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक है कि जो CJI जो परामर्श देता है, उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार
जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित हैं। वहीं यूएसए का जो संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, न कि केंद्र के पास। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह जानने लायक है, अब इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। सबसे पहले आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जब आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है, ऐसी स्थिति में मूल अधिकार क्या होते हैं, स्थगित हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार जैसे 20 और 21 ये स्थगित नहीं होते हैं, बाकी जो शेष मूल अधिकार हैं उन्हें हम लोग स्थगित कर सकते हैं। यह एक अपवाद इसमें क्या है, वित्तीय आपात को छोड़कर, यानी कि वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है ऐसी स्थिति में मूल अधिकार को निलंबित या स्थगित नहीं कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए और भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की बात की गई है। यह जो व्यवस्था है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 108 के अनुसार ही, यानी कि संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है वह क्या कौन करता है, तो करता है ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष करता है, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वह क्या करता है, अध्यक्षता करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उद्देशिका की जो भाषा जो है, आगे देखते हैं उद्देशिका की भाषा, यानी कि उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए फला 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 धमाका कहते हैं। यह जो हम लोग पढ़ते हैं, यह जो भाषा लिए गए हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से कि उद्देशिका में एकमात्र संशोधन हुआ है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्षता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे देखते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि आप अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और उससे संबंधित कोई अगर कार्य करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 3 सूचियों के बारे में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें जो विषय लिखे हैं उन विषयों पे केंद्र और राज्य कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ ये है कि यदि केंद्र भी किसी विषय पे कानून बनाती है और उसी विषय पर राज्य भी बना दिया, ऐसी स्थिति में यदि दोनों के बीच में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, राज्य की विधि में भी और केंद्र की विधि में, ऐसी स्थिति में केंद्र की जो विधि होती है वह मान्य होती है और राज्य की जो विधि होती है वह निरस्त हो जाती है अंतर्विरोध के सीमा तक। आगे देखते हैं जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान, जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो कुछ होना है वह होता रहेगा, यानी कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं के अनुसार ही कार्य होना है, उन्हीं के अनुसार सब कुछ चलना है। आगे देखते हैं सोवियत संघ के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी कि यूएसएसआर के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, यह भी जानने योग्य है, जो कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए। पहला है मूल कर्तव्य, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रारंभ से भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। जब भाग 4A में उल्लिखित है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में और भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। यानी कि प्रारंभ से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे उस समिति का नाम रखा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 4 में शामिल किया जाता है। भाग 4 में क्या है, तो मौलिक नीति निषेधक तत्व यानी कि DPS भी है भाग 4 में। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है। इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर मूल कर्तव्य के बारे में जानने की कोशिश करें तो प्रारंभ में केवल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सी, तो 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। उसी के अनुसार शिक्षा का जो अधिकार है वह क्या किया जाता है, मूल कर्तव्य में शामिल कर दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो गार्जियन होंगे, जो अपने पाल्य को, अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, 11वां मूल कर्तव्य में। प्रस्तावना में न्याय, आगे देखते हैं, मतलब प्रस्तावना में जो न्याय की बात की जाती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस प्रकार का जो आदर्श है
वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, यानी कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र का विचार भी फ्रांस के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। गणतंत्र का मतलब ये है कि जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, जैसे हम लोग को कहते हैं ना कि राष्ट्रपति के अनुसार ही राज्य का शासन चलता है, मतलब उसी के नाम से शासन चलता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो अध्यक्ष है या जो प्रमुख है वह क्या है, वंशानुगत नहीं है, यानी कि उसका निर्वाचन होता है, निर्वाचन के अंतर्गत ही वह आता है, पद पर बैठता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा कोई आता है, फिर उसके बाद कोई और आता है, यानी कि वंशानुगत नहीं है, वह एक चुनावी प्रक्रिया प्रणाली के अनुसार ही शासन के अनुसार आता है और बैठता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो आदर्श हैं वह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो स्वतंत्रता कौन कौन से हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता क्या है, तो गरिमा की समानता है और अवसर की समानता। बंधुत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए। संविधान संशोधन की व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह जो व्यवस्था है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, इस प्रकार का जो भी विचार है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचती रहे और सब लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।